घमंडी बेटे ने माँ और भाई को कचरा समझकर फेंका। लेकिन 15 साल बाद जब भाई लाल बत्ती वाली गाड़ी से उतरा तो भाई के पैरों तले जमीन खिसक गई। अमावस की वह काली रात थी। आसमान में बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे आज कुदरत भी किसी के अन्याय पर अपना गुस्सा जाहिर कर रही हो। मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन उस बारिश का शोर भी उस बूढ़ी माँ की चीखों को नहीं दबा पा रहा था। वो अपने ही घर की चौखट पर बैठी गिड़गिड़ा रही थी। विकास बेटा, ऐसा मत कर। यह घर तेरे पिताजी की निशानी है। मैंने अपनी जेवर बेचकर इसकी एक एक ईंट रखवाई थी। आज तू मुझे ही इस घर से निकाल रहा है। मैं कहाँ जाऊंगी उस बुढ़ापे में। सावित्री देवी की आवाज में दर्द का ऐसा सैलाब था कि पत्थर भी पिघल जाए। लेकिन सामने खड़े उनके बड़े बेटे विकास का दिल पत्थर से भी सख्त हो चुका था। उसने क्रूरता से अपनी माँ की ओर देखा। उसके बगल में खड़ी थी उसकी पत्नी कामिनी, जिसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। विकास ने झल्लाते हुए कहा, माँ, अब यह नाटक बंद करो। बहुत हो गया तुम्हारा यह पुराना राग। पिताजी मर गए और वसीयत में वो सब कुछ मेरे नाम कर गए हैं। यह घर अब मेरा है और मेरे स्टेटस के हिसाब से तुम और तुम्हारे यह नालायक बेटा विजय यहाँ फिट नहीं बैठते। विजय, जो अब तक चुपचाप अपनी माँ को संभालने की कोशिश कर रहा था, उसका खून खौल उठा। उसकी उम्र अभी महज 20 साल थी। शरीर दुबला पतला, लेकिन आंखों में एक ऐसी चमक थी जो स्वाभिमान की गवाही दे रही थी। वह आगे बढ़ा और कड़कती आवाज में बोला, भैया, आपको जायदाद चाहिए थी, आपने ले ली। हमने उफ तक नहीं की। लेकिन माँ को धक्के मारने का हक आपको किसी ने नहीं दिया। खबरदार जो अब माँ को हाथ भी लगाया तो। कामिनी ने ताली बजाते हुए ताना मारा, अरे वाह, देखो तो सही, जो खुद मेरे पति के टुकड़ों पर पल रहा है वो आज हमें ही आंखें दिखा रहा है। विकास, अब और क्या देख रहे हो, निकालो इन दोनों भिखारियों को बाहर। विकास ने आव देखा ना ताव विजय का कॉलर पकड़ा और उसे घसीटते हुए दरवाजे की तरफ ले गया। सावित्री देवी बेटे के पैरों में गिर पड़ी। नहीं विकास, विजय को मत मार, उसे छोड़ दे। लेकिन सत्ता और पैसे के नशे में चूर विकास ने एक न सुनी। उसने एक जोरदार झटका दिया। विजय और सावित्री देवी दोनों बारिश और कीचड़ से सनी सड़क पर औंधे मुंह जा गिरे। धड़ाम। लोहे का वह भारी दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। उस आवाज ने सिर्फ एक दरवाजा नहीं बंद किया था, बल्कि रिश्तों की उस डोर को भी काट दिया था जो खून से जुड़ी थी। कीचड़ में सने विजय ने उठकर अपनी मां को सहारा दिया। सावित्री देवी का शरीर कांप रहा था। आंसू बारिश के पानी में मिल चुके थे। विजय ने अपनी शर्ट उतारकर माँ के सिर पर रख दी और उनकी आंखों में देखकर बोला, माँ, आज इस बंद दरवाजे को देख लो और मेरी कसम खाओ, आज के बाद तुम इस घर की तरफ मुड़कर नहीं देखोगी। आज हम सड़क पर हैं, लेकिन ईश्वर गवाह है माँ, एक दिन ऐसा लाऊंगा कि इसी दरवाजे पर खड़ा होकर यह विकास हमसे मिलने की भीख मांगेगा। उस रात माँ और बेटे ने बस स्टैंड की ठंडी बेंच पर रात गुजारी। पेट खाली था, कपड़े गीले थे, लेकिन विजय के सीने में जो आग धधक रही थी वो उसे सोने नहीं दे रही थी। दोस्तों, वक्त बहुत बलवान होता है। जब अपने ही खून के रिश्ते हमें ठुकरा देते हैं तो इंसान अंदर से टूटता नहीं, बल्कि लोहे की तरह मजबूत हो जाता है। अगर आप भी मानते हैं कि माँ के आंसुओं का हिसाब भगवान जरूर लेता है, तो इस कहानी को भी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम वो सच दिखाते हैं जो आपकी रूह को झकझोर देगा। समय का पहिया घुमा। विजय ने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए दिन रात एक कर दिया। वह सुबह 4 बजे उठता, अखबार बांटता, फिर कॉलेज जाता और शाम को एक ढाबे पर बर्तन धोता ताकि माँ के लिए दवाई और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सके। सावित्री देवी, जो कभी एक संपन्न घर की मालकिन थी, अब सिलाई कढ़ाई करके बेटे का हाथ बटाती थी। उधर विकास की किस्मत भी अपना खेल खेल रही थी। पिता की बनाई हुई फैक्ट्री और जमा पूंजी पाकर वह और घमंडी हो गया था। उसे लगा कि यह दौलत कभी खत्म नहीं होगी। कामिनी की फिजूल खर्ची और विकास की जुए की लत ने धीरे धीरे तिजोरी खाली करनी शुरू कर दी। एक दिन विजय ढाबे पर काम कर रहा था, तभी वहां एक महंगी गाड़ी रुकी। उसमें से विकास और कामिनी उतरे। उन्होंने विजय को जूठे बर्तन उठाते देख लिया। विकास जोर से हंसा, कामिनी देखो, मैंने कहा था ना कि यह नालायक जिंदगी भर दूसरे के जूठे बर्तन ही धोएगा। ओए छोटू, जरा 2 कप चाय तो लाना, और देख कब अच्छे से धोना, तेरी फितरत ही का तरह गंदे न रह जाए। कामिनी ने मुंह पर पल्लू रखकर हंसी दबाई। छोड़ो जी, क्यों मुंह लगाते हो, खून गंदा हो तो इंसान की औकात भी वही रहती है। विजय के हाथ रुक गए। उसकी आंखों के सामने उस रात का मंजर घूम गया जब माँ को धक्का दिया गया था। उसका मन हुआ कि आज ही हिसाब बराबर कर दे, लेकिन उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसे माँ की कसम याद थी। उसने चुपचाप चाय की टेबल पर रख दी। विकास ने जानबूझकर चाय का कप गिरा दिया और विजय के जूतों पर गर्म चाय डाल दी। अरे अंधा है क्या, 2 कौड़ी के नौकर, मेरी 5,000 की शूज खराब कर दिए, विकास चिल्लाया। विजय ने गहरी सांस ली और बेहद शांत स्वर में बोला, माफ कीजिए साहब, दाग कपड़ों पर लगाया धुल जाएगा, लेकिन जो दाग आपने अपने कर्मों पर लगाया है वो गंगा में नहाने से भी नहीं धुलेगा। विकास का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन ढाबे के मालिक के आ जाने से वह कुछ नहीं कर नहीं पाया। जाते जाते उसने विजय पर कुछ सिक्के फेंके। रख ले भीख समझकर। विजय ने वो सिक्के नहीं उठाए। वह जानता था कि उसकी असली कमाई ये सिक्के नहीं, बल्कि वह सपना है जिसके लिए वह हर रात स्ट्रीट लाइट के नीचे जागता है।
साल दर साल बीतते गए। 12 साल गुजर चुके थे। विकास अब पूरी तरह बर्बाद होने की कगार पर था। उसकी फैक्ट्री पर अवैध कब्जे का आरोप लगा था और बैंक ने कुर्की का नोटिस भेज दिया था। शहर में नया जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर आया था, जो अपने सख्त फैसलों के लिए मशहूर था। सुना था कि नए कलेक्टर साहब एक कलम से बड़े बड़े बाहुबलियों की सल्तनत हिला देते हैं। साहब के वकील ने कहा, विकास बाबू, अब सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर नए कलेक्टर साहब ने आपकी फाइल पर साइन कर दिए और थोड़ी मोहलत दे दी तो फैक्ट्री बच जाएगी, नहीं तो कल सुबह बुलडोजर चलेगा। विकास घबराया हुआ था। जिस घर के घमंड में उसने माँ को निकाला था, आज वह घर भी गिरवी पड़ा था। वह अपनी पत्नी कामिनी के साथ तैयार होकर कलेक्टर ऑफिस पहुंचा। बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ थी। हर कोई नए साहब की एक झलक पाने को बेताब था। चपरासी ने विकास को रोका। रुको, साहब अभी मीटिंग में है। विकास ने अकड़ दिखाई। अरे तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूँ। हट जाओ रास्ते से। चपरासी ने मुस्कुराते हुए कहा, होगा भाई, लेकिन अंदर जो बैठे हैं उनके सामने अच्छे अच्छे राजा भी रंक बन जाते हैं। अपनी बारी का इंतजार करो। विकास और कामिनी को तपती धूप में 3 घंटे खड़ा रहना पड़ा। पसीने से उसके महंगे कपड़े भीग चुके थे। प्यास से हलक सूख रहा था। उन्हें याद ही नहीं था कि आखिरी बार उन्होंने कब इंतजार किया था। ये वही धूप थी जिसमें कभी उन्होंने अपनी माँ को खड़ा रखा था। दोस्तों, कहानी अब उस मोड़ पर खड़ी है जहाँ कुदरत का सबसे बड़ा इंसाफ होने वाला है। जब दरवाजा खुलेगा तो जो मंजर सामने आएगा वो आपकी आंखों में आंसू ला देगा। क्या विकास को माफ़ी मिलेगी या कर्मों का फल उसे उसी वक्त मिलेगा? यह जानने से पहले अगर आप भी अपने माता पिता को भगवान से बढ़कर मानते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। हम ये नहीं चाहते कि इतनी बड़ी सीख वाली कहानी का अगला हिस्सा आप मिस कर दें। घंटी बजी। चपरासी ने आवाज़ लगाई, विकास सेठ साहब ने बुलाया है। विकास और कामिनी लड़खड़ाते कदमों से अंदर दाखिल हुए। वातानुकूलित एसी कमरे में ठंडक ने उन्हें पल भर की राहत दी। सामने एक विशाल मेज थी। इस पर भारत का राष्ट्र प्रतीक रखा था और नेम प्लेट पर लिखा था, श्री विजय कुमार IAS। कुर्सी की पीठ उनकी तरफ थी। विकास ने आवाज में कहा, नमस्कार सर, मैं विकास, शहर की पुरानी टेक्सटाइल मिल का मालिक। सर, एक छोटी सी गलती की वजह से मेरी फैक्ट्री सील हो रही है। आप चाहे तो हम कुछ लेन देन की बात भी कर सकते हैं। तभी वह कुर्सी धीरे धीरे घूमी। सामने जो चेहरा था उसे देखकर विकास और कामिनी की हलक से चीख निकलनी बाकी रह गई। वह कोई और नहीं, उनका छोटा भाई विजय था। वही विजय जिसे उन्होंने धक्के मारकर निकाला था। आज वह जिले का सबसे बड़ा अधिकारी बनकर उस कुर्सी पर बैठा था जहां पहुंचने के लिए लोग जन्मों तपस्या करते हैं। और विजय के ठीक बगल में एक मखमली सोफे पर बैठी थी सावित्री देवी। सफ़ेद साड़ी में, चेहरे पर एक ऐसा तेज और शांति जैसे कोई राजमाता बैठी हो। विकास के पैरों तले से जमीन खिसक गई। कामिनी का तो जैसे सांस लेना दूभर हो गया। जिस देवर को उन्होंने नौकर और भिखारी कहा था, आज उसकी एक कलम पर उनकी पूरी जिंदगी टिकी थी। कमरे में सन्नाटा था। सिर्फ एसी की सनसनाहट सुनाई दे रही थी। विजय ने पेन को मेज पर रखा और अपनी माँ की तरफ देखा। फिर उसने विकास की तरफ एक नज़र डाली। उस नज़र में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक दया थी। ऐसी दया जो शेर एक मरे हुए शिकार पर दिखाता है। बैठिए मिस्टर विकास, विजय ने भारी आवाज में कहा। विकास के घुटने जवाब दे गए। वह वहीं फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। विजय, तुम? विजय अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। वह धीरे धीरे चलकर विकास के पास आया। क्या हुआ भाई साहब, आज आप जमीन पर क्यों बैठे हैं? आप तो स्टेटस वाले लोग हैं ना। आपको तो ऊंचे घर, ऊंची कुर्सियां पसंद थी। याद है 12 साल पहले इसी जमीन पर, इसी कीचड़ में आपने मुझे और माँ को फेंका था। कामिनी रोने लगी। हमें माफ़ कर दो देवर जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हम पहचान नहीं पाए। सावित्री देवी ने पहली बार अपना मौन तोड़ा। उनकी आवाज़ में बुढ़ापे की कमजोरी नहीं, बल्कि एक माँ की शक्ति थी। पहचानते तो तुम तब बहू जब तुम्हारे पास दिल होता। तुमने इंसान को नहीं, उसकी हैसियत को तौला था। आज मेरा बेटा इस कुर्सी पर है तो तुम्हें रिश्ता याद आ गया। अगर आज भी यह मजदूर होता तो क्या तुम इसे भाई कहती? विकास बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसने रेंगते हुए माँ के पैर पकड़ने की कोशिश की। माँ, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं अंधा हो गया था। मेरी फैक्ट्री, मेरा घर सब नीलाम हो रहा है, मुझे बचा लो माँ। विजय तुम्हारी बात नहीं टालेगा। विजय ने अपनी फाइल उठाई। कानून अपना काम करेगा मिस्टर विकास। आपकी फैक्ट्री अवैध जमीन पर बनी है जो गरीबों के लिए आवंटित थी, उसे तो टूटना ही होगा। विकास ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, तो हम कहाँ जाएंगे? हम सड़क पर आ जाएंगे विजय। विजय मुस्कुराया, एक दर्द भरी मुस्कान। सड़क? सड़क बहुत कुछ सिखाती है भाई साहब। उसी सड़क ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। शायद आपको भी वहाँ कुछ सीखने को मिले। विकास और कामिनी ने उम्मीदें टूट चुकी थी। वे जाने ही वाले थे कि सावित्री देवी ने विजय को रोका। रुक बेटा। विजय मुड़ा। वाह। सावित्री देवी उठी। उन्होंने अपने पर्स से एक चाबी और को कागज निकाले। यह उस पुराने पुश्तैनी घर के कागज थे जिसे बैंक ने नीलाम किया था।
और विजय ने अपनी पहली तनख्वाह और बचत जोड़कर गुपचुप तरीके से खरीद लिया था। माँ ने वो कागज विकास के सामने फेंक दिए। विकास, यह घर मैंने और तेरे पिता ने बनाया था। मैं नहीं चाहती कि मेरे पति की निशानी में कोई और रहे। यह घर मैं तुझे रहने के लिए दे रही हूँ, भीख में। मालिकाना हक विजय का ही रहेगा, लेकिन तुम दोनों को छत मिलेगी इसलिए नहीं कि तुम मेरे बेटे हो, बल्कि इसीलिए कि मैं एक माँ हूँ और मैं वो नहीं कर सकती जो तुमने मेरे साथ किया। विकास और कामिनी शर्म से इतने गड़ गए कि उनसे नजरें नहीं उठाई जा रही थी। उन्होंने जिस माँ को बेघर किया, उसी माँ ने आज उन्हें बेघर होने से बचाया। विजय ने फाइल पर साइन करते हुए कहा, याद रखना भैया, यह छत माँ की दी हुई खैरात है। जिस दिन माँ की आंखों में फिर से आंसू आए, उस दिन यह छत भी छीन जाएगी और शहर में पैर रखने की जगह भी नहीं मिलेगी। अब जाइए। विकास और कामिनी सिर झुकाए अपनी ही नजरों में गिरकर उस आलीशान दफ्तर से बाहर निकले। बाहर बारिश फिर शुरू हो गई थी, लेकिन आज वह बारिश विजय और सावित्री देवी के लिए नहीं, बल्कि विकास के पश्चाताप के लिए बरस रही थी। उस दिन पूरे शहर ने देखा कि एक बेटे ने कैसे अपनी माँ के अपमान का बदला लाठी से नहीं, बल्कि अपनी कामयाबी से लिया। दोस्तों, माँ बाप का दिल दुखाकर आज तक कोई सुखी नहीं रह पाया। आप महलों में रह लें, लेकिन अगर माँ बाप की दुआ आपके साथ नहीं है तो वो महल भी एक दिन खंडहर बन जाएगा। विजय ने साबित कर दिया कि असली अमीर वो नहीं जिसके पास दौलत है, असली अमीर वो है जिसके पास माँ है। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों को नम किया है और दिल को सुकून दिया है तो अभी कमेंट बॉक्स में जय माँ पिताजी जरूर लिखें। और हाँ, जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि अगली कहानी सीधे आप तक पहुंचे। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, जिंदगी जीना सिखाते हैं। धन्यवाद।